नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी जी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज से G20 समिट का आगाज। रामनगर में होगी G20 समिट की पहली बैठक। 28, 29 और 30 मार्च तक होगी G20 की बैठक। चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल की बैठक होगी पहली और 29 देशों के 56 प्रतिनिधि आज पहुंचेंगे रामनगर। बैठक को लेकर सुरक्षा के कई इंतजाम कर लिए गए हैं। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर लिए गए हैं। निगरानी के लिए 1500 पुलिसकर्मी किए गए हैं तैनात। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल की पहली बैठक होनी है। 28, 29 और 30 मार्च तक की बैठक होनी है। 29 देशों के 56 प्रतिनिधि आज पहुंचेंगे रामनगर। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पे ये बैठक होनी है। बैठक को लेकर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ इस वक्त साझा करें। निगरानी के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो उत्तराखंड में आज से G20 समिट का आगाज होने जा रहा है। बता दें कि बैठक होने वाली है, अहम बैठक ये है G20 को लेकर। पहली बैठक है G20 की समिट के लिए, ये जो कि रामनगर में होने वाली है। जानकारी दे रहे कि 28, 29 और 30 मार्च तक होगी G20 की बैठक। उत्तराखंड के रामनगर में आज से G20 समिट की बैठक का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर रामनगर में पूरी तैयारी कर ली गई है। विदेशी मेहमानों का खास कुमाऊनी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। वहीं विदेशी मेहमानों को खाने में पहाड़ी व्यंजन परोसने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से रुद्रपुर और रामनगर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि शाम तक G20 देशों के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार फ्लाइट से उधम सिंह नगर जिले के पतंगगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनका कुमाऊनी संस्कृति से जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद छोटी लग्जरी बसों से उन्हें रुद्रपुर के होटल रेडिसन ब्लू में ले जाया जाएगा, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई है। खाने में मेहमानों के लिए मुचवे की रोटी और भांग की चटनी शामिल की गई है। उत्तराखंड के रामनगर में आज से G20 का शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। उसको लेके सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां रामनगर के सौंदर्यीकरण की बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वॉल पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है चित्रकारों के द्वारा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार इस दीवार पर जो है जो चित्रकारी जो है कलाकारों के द्वारा दिखाई गई उसको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जो डेलीगेट्स मेहमान, यहाँ पे विदेशी मेहमान आने हैं और जो भारतीय मेहमान यहाँ पे आने हैं, उनको उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। और आज से लेकर 3 दिन तक यह शिखर सम्मेलन यहाँ चलेगा। और 30 तारीख के दिन जो बाहर से आ रहे हैं मेहमानों को, जो डेलीगेट्स हैं, उनको कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण भी कराया जाएगा, जिसको लेके प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सुरक्षा एजेंसियां जो यहाँ पहुंची हैं, उनकी तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से की गई है। रामनगर से रोहित गोस्वामी, इंडिया वॉइस। G20 का प्रतिनिधि मंडल आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहा है। प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जिसके लिए भव्य तरीके से एयरपोर्ट को सजाया गया है, जहां कुमाऊनी परिधान में महिलाएं प्रतिनिधि मंडल में आए लोगों का स्वागत करेंगी। इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न देशों के 60 वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे रिपोर्टर भरत शाह ने। G20 के प्रतिनिधि मंडल को आज उत्तराखंड दौरे पर आना है। लगभग 1:50 का पंतनगर एयरपोर्ट में प्रतिनिधि मंडल के उतरने का समय है। उससे पहले अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से रुद्रपुर में प्रशासन फोकस है, क्योंकि पंतनगर से जो प्रतिनिधि मंडल है वो रुद्रपुर होते हुए बाजपुर होते हुए गड़प्पू पुल होते हुए मेनका जो है उसकी सीमा में प्रवेश करेगा। उससे पहले अगर बात की जाए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम उधम सिंह नगर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आप ये जो कट देख रहे हैं, इस तरह के लगभग 350 जो कट हैं, वहां पर 1500 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है, ताकि कोई भी तत्व इधर उधर न जा पाए। और इसके अलावा खासकर जो यूपी सीमा लगी हुई है, वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस की सीमा पूरे तरीके से सजग है। अगर बात की जाए, जिस समय जो प्रतिनिधि मंडल इस रोड से जब जाएगा, जब उनका पूरी की पूरी फ्लीट जाएगी, तो कुछ समय के लिए इस क्षेत्र को 0 जोन घोषित कर दिया जाएगा और पूरे तरीके से आवाजाही बंद होगी और किसी भी आम आदमी को इस सड़क पर जाने की पूरे तरीके से मनाही होगी। अगर बात की जाए सुरक्षा की, सुरक्षा को लेकर पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर सजग है और जगह जगह पुलिसकर्मी
पूरे तरीके से तैनात हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो फ्लैग्स हैं वो प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के लिए पंतनगर से लेकर रामनगर तक लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो सड़क है और चौराहे हैं उनको काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ताकि जो प्रतिनिधि मंडल है G20 का वो यहाँ पर आए और उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस तरह से मैंने आपको बताया कि 1:50 पर पंतनगर एयरपोर्ट पर G20 का प्रतिनिधि मंडल उतरेगा। उसके बाद जो यहाँ का जो रेडिसन होटल है रुद्रपुर का, वहाँ पर उनका लंच का कार्यक्रम होगा और लंच के कार्यक्रम के बाद वो रामनगर के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो समिट में शामिल होंगे। अगर हम बात करें रेडिसन होटल की, तो रेडिसन होटल में भी मेहमानों की खातिरदारी के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं, जहां उनको उत्तराखंड के जो व्यंजन खाने को मिलेंगे। इसके अलावा जिस देश के वो लोग आए हैं उनके व्यंजन के साथ साथ भारतीय व्यंजन का भी प्रतिनिधि मंडल लुत्फ उठा सकेंगे। अपने सहयोगी रजत के साथ भरत शाह, इंडिया वॉइस, रुद्रपुर। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक और किसान सूखे से परेशान था तो अब हो गए हैं, और दूसरी तरफ सरकार को G20 के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। आज राज्य का किसान और युवा सड़कों पर है और सरकार G20 के मेहमानों की आवभगत में ही व्यस्त है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा समय पर दिया जाए। कि सूखे की चपेट में पहले प्रदेश के किसान बागवान रहे हैं, अब बारिश की मार से गेहूं की फसल, जो हमारे बागवानों की जो फल हैं, वो सब सब्जियां हैं, वो सब तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ तो सुध ले नहीं रही है, न कोई सर्वे हो रहा है। हाँ, G20 में ये लोग लगे हुए हैं, मेहमानों के आवभगत में लगे हुए हैं, और यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और कई बातें कही। उन्होंने बोला है G20 में ही व्यस्त है सरकार और आगे की और कुछ कामकाज उनको सूझ ही नहीं रहा और कुछ वो देख ही नहीं पा रही है, इतना ज्यादा व्यस्त है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे, सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा पर होटल बुक करा चुके होंगे तो उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा है कि भले ही एक दिन के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करना पड़े, लेकिन वे आसानी से चार धामों के दर्शन कर सकेंगे। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने की, जिसमें BKTC के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 76 करोड़
25,76,618 रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। वहीं विस्तृत कार्य योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। श्री बद्रीनाथ अधिष्ठान के लिए 39,90,57,492 करोड़ और श्री केदारनाथ अधिष्ठान के लिए 36,35,19,126 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा देहरादून वीआईपी दर्शन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब 300 रुपए में होंगे वीआईपी दर्शन। बद्री केदार मंदिर समिति का ये फैसला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली नॉर्थ वैली कप 2023 नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम सिटी यंग के खिलाड़ियों से मुलाकात की। ये भेंट देहरादून सीएम आवास के कैंप कार्यालय में हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति को लागू की गई है, जो खेल व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए लाभदायक है। खेल हमें समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन और समूह के कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजेता टीम सिटी यंग के खिलाड़ियों के साथ ही उप विजेता टीम कैंट फोर्ट के खिलाड़ियों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए समिति के सदस्यों को भी बधाई दी। और प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर सचिवालय संघ ने सवाल उठाया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि निर्धारित समय के पहले ही आदेश में आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि 8 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन निर्धारित समय के पहले ही कर दिया गया है, जबकि आईएएस सर्विस के मैनुअल के मुताबिक निर्धारित वक्त पर प्रमोशन होना चाहिए। सचिवालय संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। आखिर अधिकारियों का प्रमोशन निर्धारित वक्त से पहले क्यों किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेलगाम अफसरशाही पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। ऐसे में बेलगाम अफसरशाही के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सत्ता पर बैठे हुए लोग जिम्मेदार है, जिन्हें अफसरशाही संभालनी नहीं आती। उत्तराखंड राज्य में मनमाने तरीके से कुछ उच्चाधिकारी जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आदेश कराते हैं और उसकी वानगी भी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं आदेशों में इस बात को हम लोग परिलक्षित करेंगे कि जिस तरह से एक तरफ कर्मचारियों के लिए नियम कानून बना दिए जाते हैं, शीतलीकरण नियमावली बंद कर दी जाती है, वहीं दूसरी ओर एक अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अपनी ड्यू डेट से पहले 1 जनवरी की ड्यू डेट से पहले 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी से आदेश करा देते हैं, डेट से वो अपना प्रमोशन ले लेते हैं। ये इस राज्य में बड़ा ही विडंबना का सवाल है। जो लोग कर्मचारी बेचारे जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, 2-3 साल तक उनके प्रमोशन नहीं होते, उनके बारे में आईएएस अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता। हम चाहते हैं कि इन बातों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों द्वारा ये किया गया है उनको दंडित करने का कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं, सिस्टम पूरी तरह से देखिए ध्वस्त हो चुका है। इस प्रदेश में अराजकता का सा माहौल है। यहाँ नौकरशाही जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रही है और जनप्रतिनिधि लगातार शिकायत कर रहे हैं कि नौकरशाही हावी हो रही है। ऐसे में गलती घुड़सवार की होती है। अगर आप ठीक से नहीं नौकरशाही पर लगाम लगा पा रहे हैं या आप ठीक से सिस्टम को नहीं चला पा रहे हैं या फिर आपकी साठगांठ है, आपकी मिली भगत है, आप साथ मिलकर खा रहे हैं, तो ऐसे में किसका इकबाल और किसका रसूख। आदेश चौहान विधायक जो है कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिवालय देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। किस तरीके से सचिवालय में अफसरशाही के नाम पे इतना बड़ा जो है कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी हो चुका है। देखिए, यहाँ अधिकारियों की सरकार है। सरकार नाम के जो चुने हुए प्रतिनिधि वो नाम के हैं, जो भी काम कर रहे हैं अधिकारी वर्ग कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे नकल विरोधी उसमें हुआ, नकल पकड़े गए, उसमें कोई भी अधिकारी नहीं पकड़ा गया, सब छोटी मछली पकड़ी गई। ऐसे ही हमारे जब विधानसभा में प्रमोशन का मामला आया तो उसमें भी सब एक ही व्यक्ति को 2 प्रमोशन एकदम अपने आप ले लिए गए अपनी साइनों से। तो यह अफसर हावी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अफसर जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, केवल सरकार नाम की है। ये आप, क्योंकि मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक मंत्री जी हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने खुद ये कहा कि साहब करेक्टर साहब लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। इससे इस बात का प्रमाण है कि सरकार का मंत्रियों का अधिकार नहीं है, अधिकारियों पे अंकुश नहीं है।
इसलिए वो मजबूर है कहने के लिए। जी आदेश जी, हमारे साथ खजान दास भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहना है कि अफसरशाही जो है वो हावी होता जा रहा है उत्तराखंड में। नमस्कार, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी अफसरशाही हावी नहीं है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में चल रही है, 6 साल से लगातार काम कर रही है धरातल में। और कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम यदि किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे उस समय आपने देखा होगा कि जो IAS ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था, 2 IAS ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था, ये पहली बार उत्तराखंड में हुआ। तो इसलिए कहीं पे भी हावी नहीं है। जी, हमारे साथ आदेश भी जुड़े हुए हैं लगातार कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको तो हम जेल में डाल देते हैं। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो चुका है? अभी माननीय विधायक जी ये कह रहे हैं कि हमने 2 IAS सस्पेंड की, लेकिन इनसे पूछो वो कितने दिन के लिए सस्पेंड हुए और फिर सह वेतन बहाल हुए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? भाई कार्रवाई नाम की चीज क्या है? नीचे के अधिकारी कर्मचारी जेल गए, IAS तो कोई जेल ही नहीं गया, कोई मंत्री जेल नहीं गया, अधिकारी तो कभी। ये जो कह रहा 6 साल में हमारी सरकार चल रही है, ये हम कह रहे हैं सरकार नाम की चल रही है, केवल अफसर हावी हैं, अफसरों की सरकार चल रही है। ठीक है, खजान जी इनका कहना है आपकी तो सरकार नाम की चल रही है। आदेश जी, भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ एक पौधा है और वो आज वृक्ष के रूप में उन्होंने अब पाला चेंज कर लिया है। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय आदेश जी बहुत ही मेरे मित्र भी हैं, उनका मैं सम्मान भी करता हूं, किंतु जिस अवधि तक उनको सस्पेंड किया गया है, कार्रवाई हुई, उसके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी भी फिक्स हुई और तब जाकर के अब कोई न कोई तर्क के आधार पर उनको बहाल किया गया होगा। परंतु ऐसा नहीं है कि एक IAS ऑफिसर पे इतना बहुत बड़ा धब्बा लगना भी बहुत बड़ी बात है कि वो IAS अफसर सस्पेंड होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी आदेश जी, क्या कहना आपका इस पर? नहीं, IAS अफसर को एक सस्पेंड, मैं कहना चाहता हूँ, मंत्री जेल जा सकते हैं जब कोई भ्रष्टाचार में होंगे, तो IAS जेल क्यों नहीं जा सकते? भाई हमारा कहना है कि निजी, अभी जो ये मैं कह रहा हूँ कि नकल के प्रकरण इतने हुए हैं, 1 साल में जितनी वैकेंसी हुई सब में घोटाले हुए, उसमें आप बताइए कि कोई बड़ा अधिकारी का जेल गया? किसी बड़े अधिकारी को इन्होंने इस पर कार्रवाई की? केवल छोटे जो भी हैं उन पर कार्रवाई हुई है। भाई जो आयोग जिनके देख रेख में चुनाव मतलब ये एग्जाम हो रहा था, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? खजान दास जी बताइए कि बड़े अधिकारी पे कार्रवाई की है आपने अभी तक, ऐसा इनका कहना है? इन्होंने नकल में सहयोग किया या नकल करवाने का काम किया, वो तो सारे आज जेल के अंदर है। और हमारी सरकार, पहली सरकार जिन्होंने 55 लोगों को विधायक जी, उसमें कौन सा व्यक्ति गया जेल, ये तो बताइए? उसमें अधिकारी कौन सा गया? नहीं, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, अधिकारियों के ऊपर भी जो है पूरी जांच, एक कार्रवाई बताइए आप कौन सी कार्रवाई कर रही है? उसकी जांच के घेरे में आएगा। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के हमने जो नारा दिया था उसी के तहत काम कर रही है। और जो भी अधिकारी या कोई भी नेता हो चाहे अधिकारी हो, जो कहीं पे भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अजय जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कि भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त पाया जाएगा उन पे सख्त कार्रवाई होगी। आप देखिए, अभी विधानसभा में जो भर्ती हुई थी, उनको विधानसभा अध्यक्ष ने, जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष मैडम, उन्होंने बर्खास्त किया। तो आप समझिए कि जो पहले हैं जिन्होंने नियुक्ति दी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिनको नियुक्ति की उन पर कार्रवाई हुई, जिन्होंने नियुक्ति करी उन पर कार्रवाई नहीं करी, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके देख रेख में ये नियुक्ति पत्र मिले हैं, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कहाँ लगा? ये तो क्या है कि भाई अपनी इतनी सीरी लेने के लिए अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उच्च अधिकारियों पर। खजान दास जी, इनका कहना है कि आप अपनी पीठ खुद अपने आप ही थपथपा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरे हम अपने आप नहीं थपथपा रहे हैं अपनी पीठ, हमारी पीठ उत्तराखंड का जनमानस थपथपा रहा है। कुल मिलाकर के साफ सुथरा मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार नकल विरोधी है, चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचारी हो, उसको छोड़ेगी नहीं, उसको जेल के सलाखों में भेजेगी। और जो अधिकारी इसमें लिप्त पाया गया, उसके खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है। वो जांच जैसे ही पटल पे आएगी, उनको भी जो है जेल की सलाखों में पीछे जाना पड़ेगा। आदेश जी, जांच बिठा दी गई है, जल्द से जल्द जो पकड़ में आएगा उसको जेल के सलाखे के पीछे भेज देंगे।
ये तो खाली वही है कि मतलब जो है ना लॉलीपॉप देते रहो जनता को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहने में कुछ नहीं जा रहा, जांच तो कितनी भी लंबी चल सकती है, ये है। ठीक है, खजान दास जी, इनका कहना है कि आप लॉलीपॉप दे रहे हैं सिर्फ जनता को, काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये उत्तराखंड का जनमानस सबको जानता है और सबको देखता है कौन कितना काम करने वाला है, कौन काम नहीं करता है। तो इसलिए कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि जहां पर जो है कोई दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार वाक साफ चल रही है, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, और जो आरोपी है वो जेल के सलाखों के पीछे है और पीछे ही रहेंगे। ठीक है आदेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आपकी सरकार थी तो उस दौरान कितने भ्रष्टाचारियों पर, कितने ऐसे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ आपने एक्शन लिया था? देखिए, मेरा कहना है कि सरकार किसी की, अगर हमको सरकार का काम है जनता को सुरक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य देना, मतलब हम उन पर अंकुश नहीं, हम उनके कहने के अनुसार नहीं, सरकार को केवल अपने निर्णय लेने चाहिए, अधिकारियों के कहने के अनुसार नहीं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मुझे विशेषाधिकार हनन लाना पड़ा क्योंकि सरकार को वो रिपोर्ट सदन में दे दी गई, तो मुझे दोबारा से लाना पड़ा। तो ये समझिए कि अधिकारी अगर अधिकारियों पर अंकुश होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती वो विधानसभा में गलत रिपोर्ट पेश कर दे, क्योंकि कोई भी सरकार जो रिपोर्ट पेश करती है वो किसी अधिकारी की बनाई हुई पेश करती है, और वो मैंने प्रमाणित दी है। आदेश जी और खजान दास जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आईएएस अधिकारी के प्रमोशन का ये मामला है जो लगातार उठ रहा है, इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि अफसरशाही हावी हो चुकी है उत्तराखंड में। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।